हम बात करें आपसे कि हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसका क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो ये चीज समझना है। तो इसको समझने के लिए हम ये बात समझेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाज व्हेनेवर देयर वाज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, it produced a magnetic effect, right? What was the evidence for it? Very simple evidences were discussed. For example, if we had a wire that carries certain current I passing through it, then it has a magnetic field, right? And we deduced that magnetic field. हमने वो magnetic field निकाली थी किस तरह से? Through, याद आता है? Right hand grip rule. Right hand grip. मैंने hang लिख दिया. Hand grip. So that was कि हम इसको grip करें अपने right hand में such that हम पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। और जो फिंगर्स होंगी वो इंडिकेट करेंगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर आपको याद नहीं आता तो अब याद आ जाना चाहिए, तो हमने ये डिस्कस किया था। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी दैट वुड बी समवेयर लाइक। ठीक है। फिर उसमें हमने दो कन्वेंशन भी पढ़े थे। डॉट मीन आउट ऑफ, क्रॉस मीन इनटू। ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने पढ़ा। अच्छा, फिर आ जाएं अगर हम दूसरे डिस्कशन के ऊपर, तो हमने फिर एक सोलिनॉइड का भी डिस्कशन किया था। ये सोलिनॉइड वाज समथिंग लाइक दिस, अ कॉइल, राइट? एंड लेट्स से इफ इट हैज सर्टेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, सो व्हाट हैपेंड? इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती थी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती थी? एक बार मैग्नेट की तरह होती थी, स्ट्रिंग। फिर हमने इसका नॉर्थ और साउथ भी डिस्कशन में हम लेके आए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से करंट इन जा रहा है और यहाँ से करंट आउट आ रहा है, ठीक है, इन एंड आउट, तो राइट हैंड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें राइट हैंड में जो थंब होता था दैट पॉइंट्स नॉट, और जो फिंगर्स होती हैं दैट शोज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी हमारा डिस्कशन रहा था। तो अगर इस रूल के हिसाब से देखें इस वक्त, हम अपने राइट हैंड को इस तरह से लाइन अप करेंगे, उसका थंब यहाँ होगा और उसकी फिंगर्स इस तरह से कर लूंगी। ठीक है। तो वो यूं जा रही होंगी फिंगर्स, तो नॉर्थ यहाँ पे आएगा, तो दिस हैज टू बी अवे, और साउथ यहाँ पे आएगा, दिस हैज टू बी टुवर्ड्स। ये हमने किया। तो ये जो टॉपिक हमारा था अंडर डिस्कशन, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी, समझी थी कि जब भी दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो उसकी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हमारा डिस्कशन है। यहाँ तक बातें याद आती हैं? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, ये बताएं कि याद आता है सब? Yes. गुड। तो अब अगर ये जहन में है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये आउटकम है इसका कि हमारे पास एक अदद मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट वाज। ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सम अप अगर हम कर लें अपने डिस्कशन को, ये। अच्छा, अब इसका रिवर्स करना, बिल्कुल अपोजिट।
वो क्या होगा? मैं आपसे ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट will be produced when magnetic field is flowing. ये प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए कहीं पे भी, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस से पास हो रही हो, फ्लो कर रही हो, तब हम ये कहते हैं कि यस, दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखो 1-2 मिनट, फिर सोचो, फिर समझो, फिर सवाल करेंगे कि ये क्या। ओके, सो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक अदद सिंपल सी, अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो एक अदद सिंपल सी वायर है, ठीक है, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। उसके साथ कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो कि करंट जब फ्लो करता है तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करती है नीडल पे। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन वो डिफ्लेक्शन कब शो कर रहा है? जब मैग्नेट उसे अप्रोच करता है या मैग्नेट उसमें से रिलीज होता है, राइट? तो दुनिया की जितनी भी बिजली बनती है वो इसी प्रोसेस से बनती है। अब अगर हम एक सिंपल जनरेटर की बात करते हैं, टर्बाइन की बात करते हैं, विंड मिल की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, हर चीज के अंदर हमें बेसिकली जो कॉमन थिंग है वो क्या है? वो है, देखो, मूवमेंट, मोशन। ठीक है। अगर हम टरबाइन फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डैम में हाइडल पावर प्रोजेक्ट में यूज किया, तो वहां पे भी हम पानी से स्पिन करते हैं व्हील्स को। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल जो, फॉर एग्जांपल, हमारे पास विंड मिल्स होते हैं, उनके अंदर भी हमें स्पिन मोशन चाहिए। न्यूक्लियर ब्लास्ट भी जब हम करते हैं तो हीट क्रिएट करके स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से टरबाइन को मूव करा। तो एवरीथिंग इज रिलेवेंट टू मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये चीज है कि किसकी मोशन हो सकती है? तो दो चीजों की मोशन हो सकती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो देख रहे हो मोशन ऑफ मैग्नेट, राइट? सेकंड मोशन हो सकती है मोशन ऑफ कॉइल, किसी भी चीज की। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मोशन, वी आर नॉट बॉदर्ड कि मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे। राइट नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज magnet is moving, but coil is not moving. Coil is stationary, right? So, as a result, what is happening? Electricity is generated. ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। अच्छा, अब इसमें कौन सी जो है ना, मतलब जादुई शक्तियां इन्वॉल्व हैं कि क्या? और तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बड़ी सिंपल फिजिक्स है इसके अंदर। पहले हम इसको जरा रोक लेते हैं ना एक जगह पे, कि भाई तू रुक जा, वो हेलो रुक जा, बात ही नहीं मान रहा। चलो मान लेते हैं कि ये एक मेटल है, राइट? अभी आपने सिर्फ कॉइल को समझना है। तो कॉइल अगर एक मेटल है, तो मेटल के अंदर क्या चीज होगी? तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज क्या होता है? वो होता है नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज की भी जो इंटेंसिटी हमने पढ़ी है, आपको याद आ जाए, अल्लाह करे, वो होता था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्ब्स। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है। अब ये चार्ज क्या कर रहा है? ये चार्ज इस वायर के अंदर मौजूद है, ये हमें पता है। जैसे ही एक मैग्नेट आता है इसके पास,
तो मैग्नेट क्या करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इन चार्जेस को अरेंज करती है। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस कैसे अरेंज होता है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका एक टीचर है मैग्नेटिक फील्ड, और चार्जेस हैं ये स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, टीचर स्टूडेंट को ही इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। टीचर जाके कारपेंटर को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, टीचर जाके गार्ड को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, टीचर जाके पॉलिटिशियंस को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। टीचर जाके किसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट किसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो टीचर एक ऐसी चीज है जो एक दूसरी सिमिलर चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल वैसे मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा एहसास है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये समझने वाली बात है। ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? Yes. अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक सिनेरियो इमेजिन करो। सिनेरियो है इसकी क्लासरूम है, एक कोई भी दुनिया का क्लासरूम है, वहाँ पे टीचर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे ही टीचर आएगा, और अगर कोई न्यू टीचर आ जाए, अगर कोई अच्छा टीचर आ जाए, अगर कोई बुरा टीचर आ जाए, जैसे ही क्लास में टीचर आएगा, स्टूडेंट दे वुड ट्राई टू अरेंज, राइट। अब वो स्टूडेंट्स क्यों इन्फ्लुएंस हुए टीचर से, क्योंकि उनको पता है कि टीचर है, इन्होंने पढ़ाना है, इन्होंने अपना काम कराना है, जो भी सब्जेक्ट का टीचर है, जैसा भी टीचर है, उसके हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना है। तो टीचर किससे इन्फ्लुएंस कर रहा है, टीचर इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टूडेंट्स को। भाई स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास के अंदर कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए, क्लास के अंदर कोई हाउस फ्लाई उड़ के आ जाए, क्लास के अंदर जो है वो कोई, हमारे स्कूल में तो बिल्लियां भी घूम रही होती हैं क्लास के अंदर, बिल्ली भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में सिर्फ लाइक माइंडेड पीपल ही आएंगे। टीचर के साथ कोई एसोसिएटेड हो वो आ जाए। यू गाइस गेट दैट? Yes. अब सारा का सारा मैजिक या सारा का सारा फिजिक्स का हो रहा है वो इस मैग्नेट की वजह से। जब ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि इट अप्रोचेस द कॉइल, तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि जो चार्जेस इस कॉइल के अंदर हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, मे बी हम कह देते हैं चलो क्लॉकवाइज, मे बी हम ये कह देते हैं कि वो इनटू जा रहे हैं, मे बी हम कह देते हैं आउट, लेट्स इमेजिन एक ही डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये बाहर आता है, जब ये इससे अप्रोच नहीं कर रहा, जब ये इससे रिलीज हो रहा है मैग्नेट, तब क्या होगा, तो अगर अप्रोच पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, तो रिलीज पे क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इज दिस अंडरस्टूड? Yes. अगर अप्रोच पे फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स राइट थी, तो रिलीज पे क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। अगर अप्रोच पे फॉर एग्जांपल अप साइड थी, तो रिलीज पे क्या होगी, डाउन साइड होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. तो व्हाट Yes. हैपेंस हियर इज, आपको जो नजर आ रहा है रिफ्लेक्ट होता हुआ मीटर के ऊपर, जब मैग्नेट एक साइड पे मूव कर रहा है तो नीडल एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है, जब मैग्नेट दूसरे साइड पे मूव कर रहा है तो नीडल दूसरे साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है। ये याद नहीं करना कि पॉजिटिव पे कब डिफ्लेक्ट हो रही है, नेगेटिव पे कब डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। तो करंट फ्लो कर रहा है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम एक मैग्नेट को अपनी जगह पे रखें और एक कॉइल इसके ऊपर से मूव कराएं, जैसे एक इलेक्ट्रिकल स्पीकर में होता था, हमने देखा था। तो अगर ये हम फॉर एग्जांपल ये इस मूव कराते हैं कॉइल, तो जब हम कॉइल मूव कराएंगे टुवर्ड्स राइट, तो जाहिर है करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी तरह से अगर हम कॉइल को मूव कराते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो करंट दूसरी डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करेगा। यू गाइस गेट दिस? Yes. Yes. सबको बात समझ में आई? पक्की बात है? गुड। तो अब हम ये कहते हैं कि यार इस पूरे प्रोसेस को फिजिक्स की लैंग्वेज में किस किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हमने एक डिस्कशन किया, वो ये किया कि हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा कि करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, दिस प्रोसेस इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करें? डिफाइन हम ऐसे करते हैं, द प्रोसेस इन विच एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड across a conductor produces electricity in it. This is electromagnetic. अब देखो, अक्रॉस अ कंडक्टर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं वही एग्जांपल दे देता हूँ। एक टीचर है, जाहिर है बच्चे अक्सर पूछते हैं ना कि सर आप टीचर क्यों बने, या टीचर्स के बारे में बच्चे अक्सर सोचते हैं यार ये क्यों टीचर बन गया, पागल आदमी है, या ये पागल हो गया है, इसको और कुछ नहीं करता। तो देखिए, टीचिंग में जो आपको लेवल ऑफ प्रेस्टीज मिलता है ना, इज्जत मिलती है सोसाइटी में, वो मतलब अनमैच्ड है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। उसका रीजन ये है कि जब आप एक अच्छे टीचर होते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों की जो है ना, मतलब जिंदगी के लिए रोल मॉडल हैं। उनकी माइंड को मोल्ड कर रहे होते हैं आप, उनके साथ बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आप, उनकी बातें आप मान रहे होते हैं, उनके साथ आप चल रहे होते हैं, बच्चे आपको बहुत आइडियलाइज कर रहे होते हैं। तो जो लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग का मिलता है ना, वो स्टूडेंट से मिलता है। लेकिन किसी भी टीचर को कोई पॉलिटिशियन तो नहीं जानता, किसी भी टीचर को पुलिस वाले तो नहीं जानते, किसी भी टीचर को हो सकता है उसकी फैमिली में लोग ना जानते। तो कंडक्टर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंडक्टर स्टूडेंट है, टीचर सिर्फ स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्टूडेंट के घर में जो मासी काम करती है उसको थोड़ी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आप एक मैग्नेट लेके बैठ जाओ वुड के पास, प्लास्टिक के पास, ग्लास के पास, तो भाई इन तीनों चीजों के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इनको थोड़ी कोई मैग्नेट इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैग्नेट जो मर्जी कर ले वुड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी चला सकता है। मैग्नेट जो मर्जी कर ले प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी चला सकता है। मैग्नेट जो मर्जी कर ले वो पेपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी चला सकता है, ग्लास के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी चला सकता है। मैग्नेट सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अक्रॉस ही चार्जेस को फ्लो करा सकता है। इज दिस अंडरस्टूड? Yes. दूसरी बात, मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको क्लास और स्टूडेंट वाली, वो बहुत गहरी एग्जांपल है इस तरह से समझने के लिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एक एम्प्टी क्लास जिसमें टीचर नहीं है, तो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जैसे ही टीचर एंटर हुआ, सब बच्चे अरेंज हुए और अपनी अपनी जगह पे आके बैठ गए। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। ड्यूरिंग दैट टीचिंग टाइम वो बच्चे अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये एक और प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अब क्योंकि वो टीचर एक जगह पे खड़ा हुआ है, टीचर कुछ भी नहीं करवा रहा, कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं हो रही, वो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा एक जगह पे बैठा बैठा थक जाएगा। तो अब टीचर जब तक रूम में है बच्चा कुछ भी नहीं कर, तो टीचर इज अ मैग्नेट एंड दैट स्टूडेंट इज अ चार्ज। जब स्टूडेंट मूव ही नहीं कर रहा तो देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज चार्ज का मोशन इज इलेक्ट्रिसिटी ना। चार्ज का एक जगह पे रुक जाना इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे, बनती रहे, बनती रहे, बनती रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर वक्त टीचर को चलाना पड़ेगा, इधर उधर इधर उधर, बच्चों को भी चलाना पड़ेगा ताकि बच्चे हिलते जुलते रहें। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें गौर से, ये मैग्नेट अभी बाहर है, कुछ भी नहीं, अंदर जाएगा, करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, मैग्नेट अंदर है, करंट जीरो हो गया, क्योंकि मैग्नेट ने उस वक्त जाकर मोशन रोक दिया। तो अगर मैग्नेट कॉइल के अंदर ही चले जाए, बच्चे ये समझ रहे होता है मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा। लेकिन अब क्योंकि मैग्नेट रुक गया है तो करंट भी जीरो हो गया। तो टीचर का चलना फिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दिस अंडरस्टूड? ये बताइए, बात समझ में आई? हेलो भाई, तुम लोग हो क्लास में? सरब आई आपकी आवाज। मेरी आवाज आ गई? आप लोगों को समझ में आ गई Yes, मेरी sir. बात? कोई भी Understood. क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आगे की पूरी फिजिक्स खड़ी होगी।
मैं बड़े आराम से चल रहा था और मैं बहुत बहुत बेसिक से चल रहा था, इसलिए मैंने कोई फिजिक्स की टर्म्स यूज नहीं की, अभी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं किस तरह से। मैं आपको कुछ सिनारियो देता हूँ, सच है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, एक नॉर्थ है, वो अप्रोच करता है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को। अब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किस तरह का है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इस तरह का है कि वो कॉइल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडक्टर के तीन सेक्शन करते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, ये नॉर्थ अप्रोच करता है सेक्शन ए को, देन बी को, देन सी को। ठीक है, और जैसे जैसे ये ए टू बी टू सी जा रहा होता है, वैसे वैसे इस मैग्नेट की स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम करंट किस पॉइंट पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, या सी पे होगा। क्या कहते हैं आप, ए बी सी किस पे मैक्सिमम होगा करंट। अगर मैग्नेट जब अप्रोच करता है इस कॉइल को, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। सी पे ज्यादा होगा। क्या सब लोग सी कह रहे हैं? नहीं ना, सी पे तो स्टॉप हो जाएगा, बी हो। तो सी पे मैक्सिमम करंट होगा, बिकॉज जितना फास्ट टीचर मूव करेगा उतना फास्ट स्टूडेंट मूव करेगा, राइट। जैसे जैसे हम ए पे थे स्पीड स्लो थी, बी पे गए थोड़ा और फास्ट हुआ, सी पे गए तो और फास्ट, राइट। बट सी पे अच्छा, कॉइल खत्म नहीं हो। खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्नेट की फील्ड तो होगी ना, मैग्नेट के खत्म होते ही मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। दैट इज इम्पोर्टेंट। सही सही। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इससे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करे, व्हाट शुड आई डू। मैग्नेट को पीछे ले आए। जबरदस्त। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी। तो ये सारा काम किया था भाई फैराडे ने 1831 पे। उसने ये सोलिनॉइड वाला एक्सपेरिमेंट किया था जो मैंने आपको बताया। उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें ये था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो एक सोलिनॉइड एक कॉइल को पास ऑन करता है। तो क्या होता है, उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये उस वायर के थ्रू कट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होती हैं, पास होती हैं, पास होती हैं, और वो ईएमएफ जनरेट होता है। और वो जो लॉ उसने दिया था वो ये था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सर्किट। अब ये चाइनीज जो लग रही है ना, इसको डीकोड करेंगे। पहली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस बात का क्या मतलब है। देखो, हमने ये कहा कि इस मैग्नेट के इस कॉइल में आने से इस कॉइल में क्या जनरेट हुआ, आंसर, करंट जनरेट हुआ। हम ये कहते हैं कि जब भी करंट जनरेट हो रहा होता है ना, उसके पीछे जो मेन सोर्स होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब मैं ये याद कराता हूँ आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय द सोर्स टू डिराइव अ चार्ज अराउंड द सर्किट, जिसे आप ई कहते थे। तो वो एनर्जी जो एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा ले, वो करंट होने की वजह है ईएमएफ। करंट हो ही नहीं सकता ये,
अब दूसरी बात ये कि ये ईएमएफ कहाँ से आया, ये ईएमएफ इस मैग्नेट की वजह से इसमें इंड्यूस हुआ। इंड्यूस होने का क्या मतलब है, इंड्यूस होने का मतलब ये कि ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ। इनडायरेक्ट कांटेक्ट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मैग्नेट ने जाके वायर को टच नहीं किया। ठीक है, हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि टीचर ने जाके बच्चे को पकड़ा नहीं या उसको उठा के जगह पे बिठाया। टीचर को देखते ही बच्चा खुद अपनी जगह पे गया। तो वो जो बच्चे के अंदर खौफ था ना, डर था, वो थी टीचर की ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, अब डिफरेंट टीचर्स होंगे, जाहिर है कुछ की ईएमएफ ज्यादा होगी, कुछ की ईएमएफ कम होगी। जो टीचर ज्यादा मारता होगा, पिटाई करता होगा, ऑब्वियस है उसकी ईएमएफ ज्यादा होगी, राइट। जो नहीं मारता होगा, जो नहीं पिटाई करता होगा, सिर्फ गुस्सा होता होगा, उसकी ईएमएफ नेचुरली कम होती होगी, राइट। तो ईएमएफ सोर्स बेसिकली, ईएमएफ सोर्स बेसिकली जो है वो वजह है, वो ताकत है जो करंट को जनरेट करती है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है वो ताकत आई है बगैर किसी डायरेक्ट कांटेक्ट। टीचर ने फिजिकली जाके, मैग्नेट ने फिजिकली जाके किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं कहा चलो मेरा हाथ पकड़ो चलो। मैग्नेट ने सिर्फ इन्फ्लुएंस किया। इज दिस अंडरस्टूड? Yes. सेकंड थिंग, क्या लिखा हुआ था आगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? द फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज number of magnetic field line passing through a substance। कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सब्सटेंस से पास हो रही है, या कितना अच्छा मैग्नेटिक फ्लो है, ये जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर लेट से, मैग्नेट तो आपने देखा है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कभी आपने नहीं देखा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आजकल कराची में, अभी इस वक्त तो नहीं है, अजीब लगेगा, लेकिन आजकल कराची में सर्दियां होनी चाहिए जिसमें ढेर सारी हवा चलनी चाहिए, जू जू करके आवाज आनी चाहिए। तो वो वाली अगर हवा चल रही हो और आप उस एयर फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जाहिर है एयर विल पुश यू राइट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो। तो जो एयर आपके ऊपर पुश लगा रही है उसे कहेंगे एयर का फ्लक्स। क्या कहेंगे? एयर का फ्लक्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेट कितनी ताकत से, कितनी शिद्दत से एक चार्ज के अंदर से पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लो कितना जबरदस्त है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, बड़ा बिग जाइंट मैग्नेट होगा, तो उसका मैग्नेटिक फ्लो ज्यादा होगा। उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो बड़ी हाई टेंशन वायर्स होती हैं, उनके पास जाना इसलिए बुरा, मतलब खतरनाक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनको आपको भी खींच सकती हैं, आप मतलब आपके अंदर से भी मैग्नेट के सारे मटेरियल पार्टिकल निकाल सकती हैं। तो उनके करीब नहीं जाना चाहिए, मना होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर कहते हैं चेंज। जाहिर है ये बात भी हो चुकी है कि अगर एक मैग्नेट एक कंडक्टर के पास जाके बैठ जाए, जैसे एक टीचर है और एक बच्चों की क्लास में जाके वो बैठ गया, तो देर इज नो मोर फ्लो। वो टीचर अपनी जगह पे है, बच्चे भी अपनी जगह पे, देर इज नथिंग हैपनिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन इन ऑर्डर टू मेक देम फ्लो, टीचर हैज टू मूव, टीचर की मोबिलिटी होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लो चेंज होते रहना चाहिए, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद नहीं होना चाहिए, इट हैज टू चेंज। यू गाइस गेट दिस? देन इट हैज टू चेंज ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स आपने चेंज किया था, उसके 10 साल के बाद दूसरा चेंज करना, नहीं। इट हैज टू चेंज विद इन अ सेकेंड, इट हैज टू चेंज इन अ मिनट, इट हैज टू चेंज वेरी रैपिडली, वेरी स्पीडीली। तो जितना फास्ट मैग्नेट मूव होगा उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, जितना स्लो मैग्नेट मूव होगा उतना कम करंट जनरेट। दिस इज व्हाट इट लॉस्ट इट। यू गाइस गेट दिस? Yes. पक्की बात है, समझ में आई बात? Yes. तो मैं इसको आज यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि लेंस लॉ एक अलग चीज है। मैं आपके साथ ये पूरी स्लाइड शेयर करूंगा, आप थोड़ा सा इसको खुद भी गूगल करना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ये यूजुअली बच्चों के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों ने कभी जिंदगी में ना इलेक्ट्रिकल इंडक्शन देखा है, ना इस तरह की चीजें देखी है। लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक इंटरेस्टिंग जो है ना टॉपिक है। अगर हम ये सही समझ के पढ़ लेना, तो आई कैन बेट ऑन दिस, आप लोग घर में बैठे बैठे चीजें अरेंज करके एक जनरेटर बना सकते हैं, आपको पता है? ये पढ़ रहे हो आप।
सही है। तो मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ चीजें, आप इसको गो थ्रू करना। कोशिश मैं ये करूंगा पूरी कि मैं इस हफ्ते में रेगुलर क्लासेस ले लूँ आप लोगों की, ताकि हम ये टॉपिक स्कूल खुलने से पहले कर लें। ठीक है। ओके सर।